बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं का अध्ययन कर रहे हैं और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो विषय हमारा चल रहा है वह है ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत हम ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट के अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट इस विषय पर हम पहले कई वीडियोस बना चुके हैं और उसके अंतर्गत इससे संबंधित कई बातों की चर्चा हमने उन वीडियोज में की है। और आज जिस बात की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं वह है कि राजपद का क्या औचित्य है, अर्थात उसकी क्या उपयोगिता है और उसका क्या महत्व है। तो हम आज इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के अंतर्गत राजपद का क्या औचित्य है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या उपयोगिता है कि वो आज भी लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद ब्रिटेन में राजपद या सम्राट का पद बना हुआ है। दूसरी बात जिसकी चर्चा हम करेंगे वह है क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है, अर्थात इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट के स्थान पर ब्रिटेन में क्या निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की जा सकती है या नहीं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत राजपद का क्या औचित्य है या उसकी क्या उपयोगिता है या उसका क्या महत्व है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कि ब्रिटेन के अंतर्गत राजपद के औचित्य को समझाइए या उसके ब्रिटेन में राजपद का क्या औचित्य है या उसकी क्या उपयोगिता है या उसका क्या महत्व है। इस बात को हम यहाँ पर जानने समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिटेन जो है विश्व में प्रजातंत्र का अग्रदूत या अग्रणी देश रहा है, ठीक है। और आज प्रजातंत्र के युग में ब्रिटेन में प्रजातंत्रीय भावना जो है अन्य किसी भी देश से कम नहीं है। अगर हम तुलना करें ब्रिटेन की कि ब्रिटेन में ज्यादा प्रजातंत्रीय भावना है या कम, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो प्रजातंत्रीय भावना है वह किसी अन्य देश से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में राजा का पद एक राजनीतिक असंगति लगता है कि प्रजातंत्र के साथ एक वंशानुगत राजा का जो पद है एक राजनीतिक असंगति कहेंगे कि प्रजातंत्र की स्थापना ब्रिटेन में हो गई, एक लोकतांत्रिक देश है और उसे प्रजातंत्र का अग्रदूत भी हम कहते हैं। तो इस स्थिति में वहां पर राजा का पद होना, सम्राट का पद होना एक राजनीतिक असंगति लगती है कि प्रजातंत्र के साथ वंशानुगत सम्राट का होना एक राजनीतिक असंगति लगती है। विश्व के अन्य देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, लेकिन जो ब्रिटेन के निवासी हैं वह सम्राट चिरंजीवी हो, लॉन्ग लिव द किंग के नारे लगाते हैं कि सम्राट हमेशा बना रहे, वो अमर रहे, चिरंजीवी हो। और राजतंत्र की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। तो एक बड़ी विचित्र बात है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र होने के बावजूद वहां राजतंत्र बना हुआ है और उसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती भी जा रही है। सर विंस्टन चर्चिल के शब्दों को हम यहाँ पर उल्लेखित करना चाहेंगे। वे कहते हैं हम सभी लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा बैठा हुआ है और यह हम सभी को अत्यधिक प्रिय है। मतलब ब्रिटेन में लोकतंत्र होते हुए भी जो राजतंत्र है और राजतंत्र में जो सम्राट का पद है वह ब्रिटेन के लोगों के हृदय में गहराई में बैठा हुआ है और यह बात उनको अत्यधिक प्रिय भी है। सर विंस्टन चर्चिल यह बात कहते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमान समय में जबकि विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना अधिक सम्मानित कैसे बना हुआ है कि जब विश्व के अन्य देशों में धीरे धीरे राजतंत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, बहुत से देशों में राजतंत्र समाप्त भी हो गया है, तो ब्रिटेन में राजा का पद अर्थात वहां राजतंत्र जो है इतना सम्मानित कैसे बना हुआ है। तो हम उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से ब्रिटेन में राजपद या राजा का पद जो है वह इतना सम्मानित बना हुआ है, उसका महत्वपूर्ण बना हुआ है, ठीक है। तो वो कौन से कारण हैं हम उनको देख लेते हैं।
हम इनका संक्षेप में पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं, राजपद के औचित्य के जो आधार हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। पहला है ऐतिहासिक महत्व की संस्था, कि जो राजपद क्या है, वह ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। दूसरा है विक्टोरिया के समय से, जो महारानी थी वहां की, विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राटों का जो व्यक्तित्व रहा है वह प्रभावशाली रहा है और उनकी भूमिका गौरवपूर्ण रही है। तीसरा है राजपद का लोकतंत्रीकरण। चौथा है सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। पांचवा, सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। छठा है सम्राट मध्यस्थ के रूप में। सातवां, सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। आठवां है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन है सम्राट का पद जो है। ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व, ब्रिटिश सम्राट का एक सामाजिक व्यक्तित्व भी है। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व है। निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक है। संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका है और राजपद का कुछ आर्थिक औचित्य भी है। हम इनको एक एक करके जानने समझने का प्रयास करेंगे, जो वहां राजपद के औचित्य या उसकी उपयोगिता, उसका महत्व के आधार हैं। पहला है ऐतिहासिक महत्व की संस्था। जो राजपद है, जो राजा का पद है, वह ब्रिटेन में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। यह जो राजपद है लगभग 1168 वर्ष पुराना है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 829 में सम्राट एल्बर्ट के समय से राजतंत्र चला आ रहा है। अब चूंकि यह ऐतिहासिक महत्व की संस्था है और 1168 वर्ष पुराना है, तो यह एक इसके बने रहने की एक वजह क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व होना। 829 में सम्राट एल्बर्ट के समय से वहां पर राजतंत्र चला आ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब वहां पर राजपद को समाप्त कर दिया गया था। मैंने ये बात आपको बताई थी, हम लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में। 1639 से 1660 के बीच राजपद को समाप्त करके 11 वर्ष के लिए क्रामवेल की अध्यक्षता में, नेतृत्व में वहां पर गणतंत्र को अपनाया गया। लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और इसके असफल रह हो जाने की वजह से राजतंत्र और राजपद की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो गई। 1660 में इस गणतंत्र को, जैसा कि आप जानते हैं, समाप्त कर दिया गया था। तो अपने इस लंबे इतिहास के कारण ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ यह जुड़ गया है राजपद जो है। और ब्रिटेन के लोग थोड़े रूढ़िवादी होते हैं, इसलिए वे लोग राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्रिटेन के लोगों के स्वभाव के साथ यह पद जुड़ गया है और वो रूढ़िवादी लोग हैं और वो ब्रिटेन में राजपद को बनाए रखने का समर्थन करते हैं। ऑग जो विचारक हैं वो कहते हैं राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लाई हुई संस्था नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए या त्याग दिया जाए। इसका जो विकास हुआ है ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ है, ये अपनी ही संस्था है, उनके अनुसार ये बाहर से लाई हुई कोई संस्था नहीं है। तो इस ऐतिहासिक महत्व की संस्था होने के कारण ब्रिटेन में राजपद बना हुआ है। ठीक है, बात आप समझ में आई। दूसरा देखते हैं हम, ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका। जो ब्रिटेन में बहुत से सम्राट रहे थे, उनका जो व्यक्तित्व था वह प्रभावशाली था और उन्होंने जो अपने कार्य करते वक्त जो भूमिका निभाई थी वह गौरवपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान समय में राजपद को जो इतना अधिक सम्मान प्राप्त है, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है राजपद को धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व, उनकी भूमिका और उनके कार्यों को दिया जा सकता है। तो जिन लोगों ने राजपद को धारण किया था, उन लोगों के व्यक्तित्व, उनके कार्य और भूमिका की वजह से सम्राट का पद आज भी ब्रिटेन में इतना सम्मानित बना हुआ है। हम कुछ नाम लेना चाहेंगे, जैसे रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम, एडवर्ड अष्टम, जॉर्ज षष्ठ और एलिजाबेथ द्वितीय। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके व्यक्तित्व और उनके महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राट का पद जो है इतना सम्मानित बना हुआ है, महत्वपूर्ण बना हुआ है और वह वहां पर समाप्त करने के बारे में ब्रिटेन इस बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके अंदर अब देखते हैं, जॉर्ज पंचम को प्रजाजनों के पिता के रूप में जाना जाता है। एडवर्ड अष्टम को प्रसन्नमुख राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, अपनी हंसमुख प्रकृति और सद्गुणों से जनता को सम्मोहित कर दिया करती थी। इस प्रकार सम्राट का पद है अतीत से ही बहुत सराहनीय रहा है। इस वजह से वहां पर ब्रिटेन में राजपद, सम्राट का पद अभी भी बना हुआ है।
अब है राजपद का लोकतंत्रीकरण। हमने इस बात को पहले भी कहा है आपको कि ब्रिटेन में जो संवैधानिक विकास की कहानी रही है वह क्या रही है, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ, अर्थात वहां पर धीरे धीरे राजपद का लोकतंत्रीकरण कर दिया गया। और यह बहुत बड़ी वजह है कि आज ब्रिटेन में राजपद बना हुआ है, राजपद के लोकतंत्रीकरण के कारण। इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वे लोकतंत्र के विकास में कभी भी बाधक नहीं बने। ठीक है, जो इंग्लैंड के सम्राट थे वे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलते रहे, और जब 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई और लोकतंत्र की वहां स्थापना हुई तो वे इस कार्य में बाधक सिद्ध नहीं हुए, बाधक नहीं बने। उन्होंने लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम समझा और उसके विकास में कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर, तो कभी विवशतापूर्वक उन्होंने सहयोग दिया। ठीक है, इस संबंध में रानी एने विलियम, मेरी तथा प्रथम 2 जॉर्ज राजाओं का योगदान सराहनीय रहा है। और खास बात क्या है कि जो ब्रिटेन में राजपद का लोकतंत्रीकरण हुआ वह शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, और इसने जो राजतंत्र के समर्थक और राजतंत्र के विरोधी दोनों में स्नेह और सम्मान को जन्म दिया। जो राजतंत्र के समर्थक थे और जो राजतंत्र के विरोधी थे, दोनों पक्षों में स्नेह और सम्मान को जन्म दिया, क्योंकि वहां जो कुछ हुआ वह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और राजपद ने, सम्राट ने भी उस कार्य में जाने अनजाने में, जानबूझकर या कभी विवशतापूर्वक सहयोग ही दिया। तो वर्तमान समय में राजपद लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है, और राजपद के लोकतंत्रीकरण को दृष्टि में रखते हुए ऑग ने कहा है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को राजमुकुटधारी गणतंत्र, क्राउन्ड रिपब्लिक के नाम से पुकारा है ऑग ने। तो एक छोटा क्वेश्चन यहां बनता है कि ब्रिटेन के शासन व्यवस्था को किसने राजमुकुटधारी गणतंत्र के नाम से पुकारा है? तो आप याद रखिएगा, जो विचारक है उनका नाम है ऑग। तो राजपद का लोकतंत्रीकरण एक वजह है ब्रिटेन में राजपद के बने रहने का और इतना सम्मानित होने का। फिर है सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट का पद जो है केवल प्रतीकात्मक महत्व नहीं रखता, इसके कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी हैं, अर्थात सम्राट के द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी ब्रिटेन के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, संसद का अधिवेशन बुलाना, उसे स्थगित करना, लोक सदन को विघटित करना, उद्घाटन भाषण देना, और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति करना, और सपरिषद आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। तो ये जो कार्य हैं, संसद का अधिवेशन बुलाना आदि कार्य जो हैं, ये भले ही सम्राट के औपचारिक कार्य हैं, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में ये सारे कार्य कैबिनेट के परामर्श से किए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ये कार्य केवल संवैधानिक प्रधान होने के नाते सम्राट के द्वारा ही किए जा सकते हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं, चाहे ये औपचारिक क्यों ना हो। बात समझ में आई आपको? तो सम्राट के कुछ ऐसे व्यक्तिगत अधिकार और कार्य हैं जिन्हें कोई और नहीं कर सकता, इसकी वजह से ब्रिटेन में सम्राट का पद बना हुआ है, और इतना महत्वपूर्ण पद, महत्व उसका है, उसकी उपयोगिता है वहां पर। अब है सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। पहले क्या था कि मंत्री लोग जो थे वो सम्राट को परामर्श दिया करते थे, और सम्राट उस परामर्श के आधार पर निर्णय लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वहां राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो अब क्या करती है, कैबिनेट निर्णय करती है और सम्राट के द्वारा परामर्श देने का कार्य किया जाता है। बात उल्टी हो गई यहां पर। जो शासन को, सम्राट को शासन संबंधी समस्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं, शासन व्यवस्था में क्या चल रहा है इसकी सारी सूचनाएं सम्राट को प्राप्त होती हैं, और आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जानकारी देने के लिए उसका अपना एक स्टाफ या कर्मचारी मंडल भी होता है। जब इस प्रकार के समस्त ज्ञान और अनुभव से संपन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री को कोई परामर्श देता है तो उस परामर्श का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, और क्योंकि वह जो परामर्श होता है वह लंबे अनुभव से सम्राट को प्राप्त होता है। और खास बात का उसका जो परामर्श महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, क्योंकि सम्राट जो है दलीय राजनीति से अलग रहते हुए राष्ट्रीय हितों की
चिंता करता है। तो उसकी दलीय निष्पक्षता होती है उसकी, और उसके लंबा अनुभव होता है, और इसके आधार पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा उसके परामर्श को महत्व दिया जाता है। तो सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी वहां पर सम्मानित है, और उसका जो परामर्श है वह शासन व्यवस्था के संचालन में बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। इस वजह से वहां सम्राट का पद वर्तमान में बना हुआ है। सम्राट मध्यस्थ के रूप में, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां सम्राट को मध्यस्थ के रूप में कार्य करना पड़ता है। कुछ विवादपूर्ण मामले हो सकते हैं, कुछ समझौते हो सकते हैं, तो कई बार सम्राट ने मध्यस्थ के रूप में भी कार्य किया है, और उसकी जो मध्यस्थता है वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित होता है, आप लोग जानते हैं, और वह राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष भी होता है, और इसकी वजह से वह मध्यस्थ का कार्य बहुत अधिक सफलतापूर्वक कर सकता है। एटली लिखते हैं, एटली ने कहा है, सम्राट एक रेफरी की तरह होता है, यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं जब मध्यस्थ के रूप में सम्राट ने कार्य किया है। 1914 में लॉयड जॉर्ज ने होम रूल बिल, और 1916 में सम्राट के निजी सचिव एस्क्विथ और लॉयड जॉर्ज के विवाद को सुलझाने में सम्राट ने मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सम्राट वहां मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है, इसका मतलब वहां पर उसकी उपयोगिता है, जिसकी वजह से राजपद या सम्राट का पद अभी भी वहां पर बना हुआ है। फिर है, सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन वरन ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट होता है, और सम्राट के राज्यारोहण, राजतिलक तथा अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति जिस रूप में उसके प्रति राजभक्ति व्यक्त करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को ब्रिटेन में बल मिलता है। तो ब्रिटिश सम्राट का पद क्या है? वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ठीक है, और जब उसका राज्यारोहण होता है, राज तिलक किया जाता है, कुछ अन्य अवसरों पर भी जब लोग उसके प्रति राजभक्ति रखते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल मिलता है। विशेष बात क्या है, वहां पर विरोधी दल जो हैं वे भी सम्राट के प्रति उतनी ही भक्ति रखते हैं जितनी कि शासक दल वहां पर रखता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। जो राजपद है, सम्राट का पद है, वह ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का एक साधन भी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ब्रिटेन के लिए सम्राट का पद बहुत महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था। जो 19वीं सदी में ब्रिटेन ने विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसका एक आधार क्या था? सम्राट का व्यक्तित्व। और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योगदान दिया। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो भी थोड़ा बहुत महत्व प्राप्त है, उसका एक बड़ा आधार क्या है? राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल जैसा कि आप जानते ही हैं, सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ है। तो ब्रिटेन में विश्व में ब्रिटेन का एक महत्व जो है वो राष्ट्रमंडल के कारण है। और राष्ट्रमंडल किसके व्यक्तित्व पर टिका हुआ है? सम्राट के व्यक्तित्व पर। सम्राट अपनी यात्राओं के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा करता है। जब सम्राट के द्वारा वैदेशिक यात्राएं की जाती हैं, तो उन यात्राओं के माध्यम से उस दौरान या उस समय ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार सम्राट का अंतर्राष्ट्रीय राजपद का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। फिर है ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। ब्रिटिश सम्राट जो है उसका एक सामाजिक व्यक्तित्व भी है। ब्रिटिश सम्राट का देश के सामाजिक ढांचे पर भी पर्याप्त प्रभाव है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है, तो उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर जनता भारी संख्या में सम्राट को देखने के लिए उपस्थित होती है। ठीक है, समाज में सम्राट की अपील, जो सम्राट के द्वारा समाज में अपील की जाती है, उसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ब्रिटिश सम्राट समाज का नेता है और धार्मिक तथा नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य और कलाओं पर भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के सम्राट का एक महत्व क्या है? उसका एक सामाजिक महत्व भी है। इस वजह से वह सम्राट का पद लगातार वहां पर चला आ रहा है। उसकी उपयोगिता सामाजिक दृष्टि से भी है।
फिर है सम्राट पद का एक मनोवैज्ञानिक महत्व। जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा कि एक सामाजिक महत्व है, उसका एक मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। ठीक है, यह जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है। जनता सरकार और राज्य को तो देख नहीं सकती, लेकिन वह सम्राट को देख सकती है। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों में, उनकी ब्रिटेन की जनता में जब वो राजभक्ति प्रदर्शित करते हैं सम्राट के सामने, तो उनमें देशभक्ति का संचार होता है। साधारण जो व्यक्ति होता है, राष्ट्र, सरकार, देश, ये अमूर्त शब्द हैं। इनकी अपेक्षा वह राजा जैसे मूर्त शब्द को, क्योंकि राजा एक व्यक्ति होता है जो दिखाई देता है, तो वो उनके अंतर्गत देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का संचार होता है जब उसको वो देखते हैं। और सम्राट पद ब्रिटिश लोकतंत्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो एक मनोवैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन के लोग आसानी से उसको देख सकते हैं, न तो वो राष्ट्र को देख सकते हैं, ना सरकार को, ना देश को। ठीक है, लेकिन सम्राट एक व्यक्ति होता है तो वो दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति के प्रति, उस सम्राट के प्रति देशभक्ति और राजभक्ति रखना आसान होता है। और इससे ब्रिटेन के लोकतंत्र को सम्राट के माध्यम से एक भव्यता प्रदान प्राप्त होती है। फिर निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक। ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी और राष्ट्रीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध, अभी हमने इस बात की चर्चा की थी कि ब्रिटेन की जनता क्या है, रूढ़िवादी है, और राष्ट्रीय शासन में वह क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध है। वह राजपद को इस कारण बनाए रखना चाहती है कि राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझा जाता है। बात समझ में आई आपको कि ब्रिटेन के लोग राजपद को, अर्थात सम्राट के पद को ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझते हैं, इसलिए वे राजपद को बनाए रखने के पक्षधर हैं, उसका समर्थन करते हैं। बारकर कहते हैं, राजतंत्र क्रांतिकारी कल्पनाओं और चमत्कारिक परिवर्तनों को रोकने में सहायक है। राजतंत्र क्रांतिकारी कल्पनाओं और चमत्कारिक परिवर्तनों को रोकने में सहायक है, ये कथन है बारकर का। ब्रिटिश सम्राट के संबंध में महत्व की बात यह है कि क्रांतिकारी कल्पनाओं के विरुद्ध होते हुए भी यह प्रगति और प्रजातांत्रिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। बहुत बड़ी बात है। निरंतरता, स्थायित्व किसकी वजह से है कि वह कभी भी ब्रिटेन की प्रगति और प्रजातांत्रिक विकास के मार्ग में कभी भी वह बाधक नहीं बना, अपितु उसने सहयोग ही किया है। फिर है संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है, और जो सम्राट का पद है, जो सम्राट है, वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, और औपचारिक प्रधान होने के नाते उसकी एक उपयोगी भूमिका ब्रिटेन के संसदीय प्रजातंत्र में है। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ, जैसा कि आप जानते ही, एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है, और इसके द्वारा कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री के त्यागपत्र दे देने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना। जब एक प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है, उसे पदत्याग कर दिया जाता है, तो वह सम्राट जो है दूसरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है और उसे स्थगित करता है। लोकप्रिय सदन अर्थात लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स को वह विघटित करता है। इस प्रकार के कुछ कार्य हैं जिन्हें करने के लिए संसदीय प्रजातंत्र में औपचारिक कार्यपालिका, औपचारिक प्रधान की आवश्यकता होती है। अगर सम्राट का पद नहीं होगा तो ब्रिटेन के संसदीय प्रजातंत्र में एक गतिरोध, एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है, इस कारण औपचारिक प्रधान की आवश्यकता है। यदि ब्रिटेन में राजपद को समाप्त कर दिया जाए तो वहां पर क्या करना होगा, भारत के समान निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था करनी होगी। निर्वाचित राष्ट्रपति जो है उसकी वजह से कई समस्याएं और आशंकाएं उत्पन्न होने की संभावना है। निर्वाचित प्रधान जो है, चुनाव व्यवस्था के संबंध में कई विवाद हैं। इस बात की आशंका भी है कि अगर कोई राष्ट्रपति, निर्वाचित सम्राट के स्थान पर अगर कोई निर्वाचित राष्ट्रपति है और वह महत्वाकांक्षी प्रकृति वाला आदमी है, तो वह अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का प्रयत्न भी कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त वह पक्षपातपूर्ण आचरण भी कर सकता है, क्योंकि उसकी जो निष्पक्षता है वह संदेह से परे नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी न किसी राजनीतिक दल से संपर्क रखेगा। तो इस स्थिति में वहां पर हम राजनीतिक निष्पक्षता की बात नहीं कर सकते। तो इन बातों ने
ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि निर्वाचित जो प्रधान होगा वह कई विवादों को, कई समस्याओं को जन्म देगा और उसकी राजनीतिक निष्पक्षता जो है वह संदेह से परे नहीं होगी। तो इन बातों ने ब्रिटेन में जो संसदीय प्रजातंत्र है वहां पर राजपद की उपयोगिता को बनाए रखा है। ठीक है। फिर आर्थिक औचित्य। राजपद की हमने जो ऊपर जो बातें कही हैं वो उपयोगिताएं तो हैं, साथ में इसका एक आर्थिक औचित्य भी है। आर्थिक दृष्टिकोण या आर्थिक खर्च के आधार पर राजपद के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि राजपद जो है बहुत खर्चीला है। राजतंत्र पर इंग्लैंड की जो आय है उसके 1% का 20वां भाग ही खर्च होता है। यदि राजपद के स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाए तो उसके चुनाव, वेतन भत्ते, उसके स्टाफ आदि पर बहुत अधिक धनराशि खर्च होने की संभावना रहेगी। ठीक है। तो राजपद से होने वाले लाभों की तुलना में तो ये जो राशि है यह कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। तो एक आर्थिक औचित्य भी है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति के स्थान पर राजपद का बना रहना अधिक आर्थिक दृष्टि से खर्चीला भी नहीं है और उसके लाभ जो हैं वह बहुत ज़्यादा है। अगर हम धनराशि से तुलना करें कि इतना खर्च राजपद के ऊपर होता है, लेकिन जो लाभ है वे अधिक है, यानी जो पलड़ा है लाभों का वह भारी है धनराशि की तुलना में। तो ये जो कारण हम लोगों ने आज पढ़े हैं ये ब्रिटेन के अंतर्गत राजपद की उपयोगिता और उसके महत्व के कारण है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में आज भी राजपद या सम्राट का पद बना हुआ है और उसके स्थान पर वहां पर कभी निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में कोई व्यवस्था करने की बात सोची भी नहीं गई। अब दूसरी बात जिसकी हम चर्चा करते हैं वह है, क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है? जब ब्रिटेन में लोकतंत्र है, संसदीय प्रजातंत्र है, तो क्यों ना वहां पर राजपद को समाप्त करके भारत के समान एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था कर दी जाए। तो हम देखेंगे कि यह संभव है या नहीं, या इससे किस प्रकार के गतिरोध ब्रिटेन के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं, क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि वंशानुगत राजा के स्थान पर निर्वाचित प्रधान के पद की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात वंशानुगत जो राजा है उसके स्थान पर निर्वाचित प्रधान, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है, उस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन में की जानी चाहिए। इस संबंध में वस्तु स्थिति क्या है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट के द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है, निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता। जो भूमिका ब्रिटेन का सम्राट निभाता है वह निर्वाचित अध्यक्ष, निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा वह भूमिका पूरी नहीं की जा सकती। और वे कारण कौन से हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्वाचित प्रधान राजपद का विकल्प नहीं हो सकता? प्रथम कारण है, ब्रिटिश राजा जो है न केवल ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटेन का, वरन ब्रिटेन के जो अधिराज्य हैं, राष्ट्रमंडलीय देश जो हैं, उनका प्रधान समझा जाता है। तो एक निर्वाचित प्रधान केवल ब्रिटिश जनता का तो प्रधान हो सकता है, वह कभी भी राष्ट्रमंडल के देशों की निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता, राष्ट्रमंडल का प्रधान नहीं हो सकता, वह केवल ब्रिटेन की जनता का प्रधान ही कहलाएगा, राष्ट्रमंडल या उसके अधिराज्यों का प्रधान नहीं समझा जाएगा। तो एक वजह यह है। दूसरी है, निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा तो संभावना यह है कि वह दलगत आस्था रखे, वह दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होगा। यदि वह अपनी दलीय आस्था को छोड़ भी दे, त्याग दे, तो भी पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता में संदेह करने का एक कारण हो सकता है। ठीक है ना। तो उसे सम्राट जैसी सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त नहीं होगी। जो व्यक्ति, जो प्रधान उसकी राजनीतिक निष्पक्षता संदेह के दायरे में होगी तो उसे वो सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता जो ब्रिटेन में सम्राट को प्राप्त है, और खास बात सभी वर्गों को। तृतीय है, निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने के कारण उसे प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव और ज्ञान नहीं हो सकेगा, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित है, वह निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगा और उस कार्यकाल के बाद उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो जो अनुभव और राजनीतिक ज्ञान ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त है, वह अनुभव और राजनीतिक ज्ञान निर्वाचित राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। चौथा है, संसदीय शासन में शासन के अध्यक्ष को केवल एक औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना। जैसा कि आप जानते हैं, संसदीय प्रजातंत्र में
शासन का जो अध्यक्ष होता है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है, वह एक औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। सम्राट के द्वारा अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है। ब्रिटेन में जो सम्राट है उसने अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अगर एक निर्वाचित राष्ट्रपति महत्वाकांक्षी है तो वह परंपराओं का उल्लंघन करके संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त व्यवहारिक बुद्धि का यही कहना है कि वंशानुगत राजा कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के रूप में जब ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है तो निर्वाचित अध्यक्ष की व्यवस्था करके वहां पर निर्वाचन और उससे संबंधित समस्याओं का सामना क्यों किया जाए। जब वह सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों निर्वाचित राष्ट्रपति या निर्वाचित प्रधान की ब्रिटेन में व्यवस्था की जाए। ठीक है, इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखते हुए इयान गिलमोर ने लिखा है, स्वतंत्र शासन निर्वाचित अध्यक्ष के स्थान पर सम्राट के साथ अधिक अच्छे से कार्य कर सकता है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का स्थानापन्न या उसका विकल्प नहीं हो सकता और ब्रिटेन में इस संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ऑग कहते हैं ब्रिटेन इसी प्रकार मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और बना रहना चाहिए। बात आई थी कि ऑग ने ब्रिटेन को मुकुटधारी गणतंत्र कहा है, क्राउन रिपब्लिक कहा है। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी कि ब्रिटेन में सम्राट का पद अभी तक क्यों बना हुआ है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या औचित्य है। दूसरी बात, निर्वाचित राष्ट्रपति या निर्वाचित प्रधान राजपद का सम्राट का विकल्प क्यों नहीं हो सकता। इन दो बिंदुओं की चर्चा हमने इस वीडियो के अंतर्गत की है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। और हमारा राजपद से संबंधित अध्याय पूरा होता है और इस अध्याय से संबंधित संपूर्ण जानकारी को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।